नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक हिंदू का, एक 2-3 आर्टिकल का कंपाइलेशन है इंडिया फ्रांस रिलेशन, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और ORF। 3 आर्टिकल्स का मेनली ये कंपाइलेशन है। हम डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले हिंदू में देखो, वैसे ये न्यूज़ काम की तो नहीं है, हाउ टू स्टील एन आयरन ब्रिज, लेकिन मुझे लगा एथिक्स में एज ए एग्जाम्पल के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये? 60 फीट का एक स्टील का जो ब्रिज है ना, वो चोरी हो गया बिहार में। कितनी ज़्यादा हैरानी वाली बात है ये देखो। ये मेन ब्रिज है, कंक्रीट का है, प्रचलन में है, लेकिन इसके बराबर में जो ये आयरन पिलर लगे हुए हैं ना, ये देखो, यहाँ पे एक स्टील का ब्रिज था। यूज़ में तो नहीं था, लेकिन कायदे से अगर कुछ करना था तो सरकार को करना था ना। चोर इसको उखाड़ के ले गए। ऐसा नहीं कि एक रात में हुआ, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 3 दिनों तक पूरा भारी भरकम काम चलता रहा। यहाँ पर पिकअप, SUVs, काफ़ी सारे वर्कर्स काम करते रहे। लेकिन गांव वालों ने सोचा कि सरकार का काम चल रहा है, क्योंकि वो तो चाहते ही थे इस ब्रिज को अब ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये मेन ब्रिज नहीं है, अब सब इसी को यूज़ करते हैं। तो गाँव वालों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि अब इस ब्रिज को उखाड़ दिया जाए। तो जब इतने सारे लोग JCB के साथ काम कर रहे थे, उन्हें लगा कि अब तो सरकार ब्रिज को उखाड़ रही है, हमारी तो समस्या का समाधान हो गया। लेकिन 6 अप्रैल को उन्हें पता लगा कि ब्रिज सरकार ने नहीं हटाया, ब्रिज तो चोरी हो गया है। देखो, पुराना जो कबाड़ होता है ना आयरन वाला, वो 50 से 60 रुपए किलो में मिलता है। तो जिन्होंने चोरी की उनको लगा कि बहुत सारा पुराना स्क्रैप वाला आयरन यहाँ से मिलेगा, उसको बेच के हम माला माल हो जाएंगे। और उसमें लोकल इरिगेशन डिपार्टमेंट के ही एक SDO का हाथ था, क्योंकि देखो उनको पता होता है। ऐसे तो मुझे लगता है कि शायद किसी की हिम्मत होना कि वो इतना बड़ा काम कर दे। तो लोकल जो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले SDO थे ना, वो रिटायर होने वाले थे। उन्होंने ही ये प्लान बनाया कि मैं बुलाता हूँ स्क्रैप वाले को और उनको पूरा जो ब्रिज है बेच के हम रिटायरमेंट का बंदोबस्त हमारा हो जाएगा। तो ये इंडिया की सोसाइटी की दशा को दर्शाता है। आप एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हो एथिक्स में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये फ्रांस का मैप है यूरोप में। कंटेक्स्ट अभी ये है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में फ्रांस की यात्रा पर गए और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है ना मैक्रोन, ये दूसरी बार अभी हाल ही में री-इलेक्ट हुए हैं। इस मौके पर, मतलब भारत के प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की विजिट पर गए थे ना, इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने स्टेटमेंट दी। दोनों देशों के संबंधों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और दोनों देशों के बीच जो रिलेशंस है ना, वो सडन शिफ्ट और सरप्राइजेस पर आधारित नहीं है। क्या मतलब है? जैसे देखो, यूक्रेन वार हो गया। यूक्रेन वार पर इंडिया का स्टैंड अलग है, फ्रांस का स्टैंड अलग है, लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि दोनों देशों के बीच में रिलेशंस खराब हो गए। तो जो रिलेशंस है ना, वो काफ़ी समय से अच्छे चले आ रहे हैं। अभी हम डिस्कस भी करेंगे कैसे। 1960s के बाद से ही फ्रांस के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स इंडिया यूज़ करता आया है। फ्रांस के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट इंडियन एयर फ्लीट का पार्ट रहे हैं, जैसे ओरागन, मिस्टियर, एलिजे, एल्यूट और जैगुआर। 1984 में US ने तारापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल को सप्लाई करने से मना कर दिया था, अपने किसी डोमेस्टिक लॉ का हवाला देते हुए। बट देखो, उस समय फ्रांस सामने आया था। फ्रांस ने इंडिया को बोला था, आप डरिए मत, हम आपको फ्यूल देंगे, न्यूक्लियर फ्यूल, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो तारापुर न्यूक्लियर प्लांट में बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। फ्रांस ने इंडिया को इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में सपोर्ट किया। फ्रांस ने इंडिया की हेल्प की श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट को डेवलप करने में। इसके अलावा जो ये टेक्नोलॉजीज़ है ना, रॉकेट टेक्नोलॉजीज़, सेंटोर और वाइकिंग रॉकेट टेक्नोलॉजीज़, इनको भी फ्रांस ने इंडिया के साथ शेयर किया 1970s में। हालांकि देखो, कोल्ड वार के दौरान फ्रांस चूंकि USA के ग्रुप में था और इंडिया कहने को तो USSR के ग्रुप में नहीं था, लेकिन USSR के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे थे। कहने को इंडिया NAM का पार्ट था, NAM का लीडर था। तो अलग अलग ग्रुप्स में होने के बावजूद वेस्ट में फ्रांस इंडिया का एक रिलायबल पार्टनर रहा। 1998 में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की, क्योंकि देखो बायलैटरल रिलेशनशिप तो अच्छी थी ही,
लेकिन वर्ल्ड में दूसरे इश्यूज पर भी दोनों देशों के जो व्यूज है ना वो कन्वर्ज हो रहे थे, यानी सेम सेम निकल के आ रहे थे। इसलिए दोनों देशों ने मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कर ली 1998 में। ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना वो काफ़ी वैल्यूज़ पर आधारित है जो दोनों देश शेयर करते हैं। जैसे देखो, दोनों देश चाहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, वर्ल्ड ना पूरी तरह से यूएस डोमिनेटेड होना चाहिए ना ही चाइना डोमिनेटेड। दोनों मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास रखते हैं, मतलब नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए फॉरेन पॉलिसी संबंधित फैसले खुद लिए जाएं। इंटरनेशनल लॉ का समर्थन करते हैं दोनों देश। दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, दोनों देशों में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है, रूल ऑफ लॉ को प्राथमिकता दी जाती है, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये सेम वैल्यूज़ दोनों देशों के द्वारा शेयर की जाती हैं। और वैसे देखो, इंडिया और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जो मेन पिलर्स हैं ना वो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, स्पेस कोऑपरेशन, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। ये मेन पिलर हैं इंडिया और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? देखो, 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था ना तो विभिन्न वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। लेकिन उस समय भी फ्रांस का जो रुख था ना इंडिया की तरफ इतना सख्त नहीं था। फ्रांस ने माना, सिक्योरिटी कंपल्सन्स को देखते हुए इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया है क्योंकि चाइना से खतरा था इंडिया को। तो फ्रांस का रुख उस समय इंडिया की तरफ नरम था। फ्रांस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के लिए परमानेंट सीट की वकालत की है। इवन इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एक ट्राइलेटरल डायलॉग है जो कि देखो फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की कल्पना करता है। इसका भी पार्ट है फ्रांस। फ्रांस और इंडिया मिलकर काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट करते हैं, जैसे वरुणा नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज है, शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है। दोनों देश इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस देखो रशिया के बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर बन के उभरा है। काफ़ी सारे मिलिट्री इक्विपमेंट से इंडिया फ्रांस से इंपोर्ट कर रहा है, जैसे राफेल, मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट और स्कॉर्पियन सबमरीन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, इंडिया और फ्रांस स्पेस डोमेन में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शेयर करते हैं। दोनों ने मिलकर जॉइंट विजन लॉन्च किया था, जॉइंट विजन फॉर स्पेस कोऑपरेशन। ये 2018 में लॉन्च हुआ था। सैटेलाइट नेविगेशन में और इससे संबंधित टेक्नोलॉजीज में दोनों देश आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। दोनों मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क एस्टैब्लिश कर रहे हैं महाराष्ट्र के जैतरपुर में। इसके अलावा देखो, एनर्जी के डोमेन में भी फ्रांस ने इंडिया का सपोर्ट किया एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से एग्जाम्पशन लेने में 2008 में, ताकि इंडिया न्यूक्लियर फ्यूल हासिल कर सके दूसरे देशों से। फ्रांस ने एनएसजी में इंडिया की एंट्री का समर्थन किया और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इस्टेब्लिश किया। अगर देखो ट्रेड की बात करें, दोनों देशों के बीच में ट्रेड कितना है? 12.58 बिलियन यूरोज। इंडिया का एक्सपोर्ट फ्रांस में 6.70 बिलियन यूरोज और इंडिया का इंपोर्ट फ्रांस से 5.88 बिलियन यूरोज। हालांकि देखो जर्मनी की अपेक्षाकृत ये काफ़ी कम है, आगे आएगा ये कंसर्न में, लेकिन फिलहाल आंकड़े जान लीजिए अगर लिखने हो तो आंसर्स में। डायस्पोरा की बात करें, ठीक ठाक डायस्पोरा है इंडिया का फ्रांस में, ऑलमोस्ट 1,09,000। लार्जली जो लोग रहते हैं ना इंडियन मूल के फ्रांस में, ये पोडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे, चंद्रनागौर, इन सब चीज़ों से, इन सब जगहों से हैं। और बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं ना फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी में भी रहते हैं, जैसे रीयूनियन आइलैंड है, यहाँ पे है, ये सेशल्स है और ये है रीयूनियन आइलैंड, दिख गया। तो ऐसी ऐसी फ्रांस की जो ओवरसीज टेरिटरी है ना, यानी मेनलैंड फ्रांस से काफ़ी दूर है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। जैसे रीयूनियन आइलैंड में 2,80,000 भारतीय रहते हैं। इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी की बात करें, चूँकि देखो फ्रांस का ये रीयूनियन आइलैंड है ना, ये इंडो पैसिफिक रीजन में आता है, खास करके इंडियन ओशन में बोलिए, इंडो पैसिफिक तो एक काफ़ी बड़ा एरिया हो गया। तो इंडियन ओशन में जो भी देश आते हैं ना वो इंडिया के लिए स्पेशल इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि चाइना इस रीजन में अपनी डोमिनेंस, अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा है और परंपरागत रूप से यहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है। इंडिया ने इस रीजन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइडर का, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट,
दोनों देशों में काफ़ी ट्रस्ट रहा है, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया। 1998 के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद फ्रांस इंडिया के साथ खड़ा रहा था। एनएसजी के मुद्दे पर फ्रांस ने इंडिया का साथ दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए फ्रांस ने इंडिया का समर्थन किया। सिग्निफिकेंस की अब बात करते हैं। दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप की सिग्निफिकेंस क्या है। दोनों देशों ने जैसे देखो मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस्टेब्लिश किया था। मिलके चलेंगे तो क्लाइमेट चेंज की समस्या को टैकल करने में दोनों मिलके चलेंगे तो काफ़ी फायदा होगा। ग्लोबल स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे देखो फ्रांस के राष्ट्रपति ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ काफ़ी बार बात की, उन्होंने कोशिश की विवाद को सुलझाने की। इंडिया भी यही चाहता है कि विवाद सुलझे, जल्द से जल्द पीस कायम हो। तो दोनों के जो इंटरेस्ट है ना वो कन्वर्ज करते हैं। दोनों मिलकर काम करेंगे तो यूरोप में रशिया की असर्टिवनेस को बढ़ने से रोका जा सकता है और एशिया में चाइना के बढ़ते दबदबे को रोका जा सकता है। लेकिन अब चैलेंजेस की बात करें, चैलेंजेस क्या क्या है रिलेशनशिप में। सबसे पहला चैलेंज, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो रुके हुए हैं। जैसे जैतरपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप अच्छी है लेकिन अभी भी फ्रांस के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इवन फ्रांस यूरोप में आता है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन में भी कोई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट नहीं है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी कि BTIA। नेक्स्ट, यूक्रेन वार के मुद्दे पर दोनों के व्यूज अलग अलग हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वार बहुत लंबा चला, जब दिक्कत आ जाएगी फिर दोनों को एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा। मतलब फ्रांस ने तो ऑलरेडी ले ही रखा है स्टैंड, इंडिया को फिर एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अगर इंडिया रशिया के साथ गया तो फिर रिलेशनशिप में खटास आ सकती है। ट्रेड की बात करें, ट्रेड काफ़ी कम है। जर्मनी के साथ हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट डबल है फ्रांस के साथ ट्रेड से। टारगेट रखा गया था 12 मिलियन का, अब जाके वो अचीव हुआ है, 2008 में जाके रखा गया था। क्या किया जा सकता है? पहला, फ्रांस के साथ देखो रिलेशनशिप अच्छी है, तो इस रिलेशनशिप का फायदा उठा के इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ में ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन करे जल्द से जल्द। दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं यूक्रेन वार को रोकने के लिए। तीसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में जो छोटे छोटे देश हैं ना, ये इन देशों के लिए दोनों देश मिलके बढ़िया ऑप्शंस उपलब्ध करवा सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि चाइना से लोन लेके वो भी डेट ट्रैप में फंस जाएं। मतलब वो किसी प्रकार की राइवलरी में फंसे ही ना, चाहे वो यूएस से चाइना की हो या फिर किसी और की हो। वो फ्रीली अपना जो कामकाज है ना चला सके, मतलब अपनी सोवरेनिटी मेंटेन कर सकें। दोनों देशों को मिलकर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं ना उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जा सके। दोनों देशों ने 2021 में एक एग्रीमेंट साइन किया था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। अब इसे ठीक से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इससे होगा क्या, इंडियन स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल, स्किल्ड वर्कर्स फ्रांस में जाके काम कर सकेंगे और उसी प्रकार से फ्रांस से इंडिया में आ सकेंगे। ज़्यादा तो देखो आपको भी पता है इंडिया से फ्रांस में जाएंगे। तो कंक्लूजन में कहा जाता है, ये जो प्रधानमंत्री मोदी की विजिट थी ना, इससे फ्रांस और इंडिया के बीच की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत हुई है। बाकी तो आगे नॉर्मल सी बातें हैं। विजन ऐसा है, दोनों मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं वर्ल्ड में पीस एंड प्रोस्पेरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। दोनों देश डीप वैल्यूज़ शेयर करते हैं। ये तो ऊपर ऊपर की डेकोरेटिव बातें हैं, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जिसे आप कह सकते हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब अगला जो हमारा आर्टिकल है ना, वो हीट वेव से संबंधित है। GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अब इस बार आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा गर्मी है, ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, न्यू दिल्ली में, बल्कि साउथ इंडिया में भी हीट वेव्स का प्रकोप देखने को मिल रहा है। IMD का जो डेटा है ना अप्रैल का, उसके अनुसार तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना वो एवरेज से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। वेल्लोर में 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। वेल्लोर के अलावा करूर, तिरुचि और तिरुटानी, यहाँ पर भी 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ, जो ज़्यादा है एवरेज से। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली के लिए अप्रैल का जो महीना है ना पिछले 72 सालों में सबसे गर्म महीना है। सेकंड वार्मेस्ट है, वार्मेस्ट नहीं है, सेकंड वार्मेस्ट, यानी दूसरे नंबर पे सबसे गर्म रहा अप्रैल पिछले 72 सालों में। एवरेज टेम्परेचर 40.2 डिग्री सेल्सियस। और हरियाणा के गुरुग्राम में टेम्परेचर जो है पहली बार अप्रैल में 45 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया। अब देखो ऐसी सिचुएशन में वो लोग जो बेचारे मजदूर हैं, जिनकी मजबूरी है घर से बाहर निकल के काम करना, जैसे एग्रीकल्चर लेबर है या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, अब ये तो देखो
छाया में काम नहीं कर सकते, इन्हें तो काम करना ही पड़ेगा। इन पर देखो इस प्रकार की हीट वेव्स का ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। लेकिन कुछ और डेटा है साउथ एशिया में हीट वेव से संबंधित। पिछले 100 सालों में देखो ग्लोबल टेम्परेचर जो है ना 1.5 डिग्री सेल्सियस तो एवरेज बढ़ ही गया है। यही चलता रहा तो 2100 आते आते वर्ल्ड का जो एवरेज टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, और 2022 जो है वो अर्थ पर 5वें नंबर पर सबसे गर्म साल रिकॉर्ड हुआ है। अब देखो ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं ना, इसके लिए सिर्फ लोकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल है। मतलब विभिन्न देश मिलकर जो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं ना, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये जिम्मेदार हैं। तो सिर्फ एक देश के एक्ट करने से काम नहीं चलेगा, सभी देशों को सीरियस होना होगा अगर इस बढ़ती एक्सट्रीम टेम्परेचर के इवेंट्स को हमें रोकना है। जैसे देखो हाल सिर्फ साउथ एशिया का ऐसा नहीं है, हीट वेव्स जो हैं वो यूरोप के लिए सबसे भयानक क्लाइमेट डिजास्टर साबित हो रही हैं, और साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इंडिया है इस प्रकार की हीट वेव से। एक स्टडी कहती है इस प्रकार के जो एक्सट्रीम इवेंट है ना, जैसे गर्मी से बहुत ज़्यादा गर्मी, गर्मी हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी, बारिश हो तो बहुत ज़्यादा बारिश, सर्दी हो तो बहुत ज़्यादा सर्दी, इन एक्यूट वेदर इवेंट्स की वजह से 1971 से लेकर 2019 के बीच 1,41,308 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से 17,362 यानी 17,362 लोगों की जान गई हीट वेव की वजह से। देखो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अगर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है ना, तो कितना इकोनॉमिक लॉस होगा, हर साल 1.6 लाख करोड़ यानी 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स। ऐसी सिचुएशन रही तो इंडिया के जो आउटडोर वर्कर्स हैं ना, इनको देखो डेली बेसिस पे 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर में काम करना पड़ेगा, और अगर इनकी वेलबींग को हमें ध्यान में रखना है ना, तो किसी भी कीमत पर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। यानी रिवर्स क्लाइमेट चेंज ही एक सोल्यूशन है इसके लिए। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स से एमिट होने वाले कार्बन को कम करना होगा, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। बट देखो विभिन्न देश एक्ट तो कर रहे हैं लेकिन काफ़ी स्लो एक्ट कर रहे हैं। ज़्यादा एमिशन करने वाले जो देश हैं ना, यूएस, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, इनके लिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ये क्लीन एनर्जी को अपनाए, जितना जल्दी हो सके उतना ही अर्थ जो है वो इस प्रकार के एक्सट्रीम इवेंट से बचेगा। और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखो जैसे बेटर इन्वायरमेंटल केयर। बेटर इन्वायरमेंटल केयर का क्या मतलब है, डिफोरेस्टेशन हो जाता है लोकल लेवल पे, इस वजह से भी वाइल्ड फायर बढ़ती हैं और एवरेज टेम्परेचर लोकली इंक्रीज होता है। एग्रीकल्चर में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाया जाता है, वहाँ पर भी हीट वेव ज़्यादा आती हैं। मतलब हीट वेव प्रोन एरिया में इतना ज़्यादा पानी का खर्च कर देना फसलों के लिए सही नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं ना, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे एफोरेस्टेशन हो लोकली, अर्बन एरियाज में पेड़ उगाए जाएं, पानी का सही ढंग से इस्तेमाल हो, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की बजाय सिचुएशन देखते हुए जो बार बार हम बात करते हैं हाई वैल्यू और हाई न्यूट्रिशन वाली क्रॉप्स को उगाया जाए, जैसे कि देखो मिलेट्स हैं। बट देखो ये सारी चीज़ें अपने आप से नहीं होंगी, सरकार को भी प्रयास करने होंगे। जैसे जो किसान ट्रीज़ को प्लांट करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री को अपनाते हैं, तो उन्हें इंसेंटिव दिया जाए, उनको फाइनेंशियल ट्रांसफ़र कुछ किया जाए, पैसे, उनको अच्छे इक्विपमेंट्स दिए जाएं ताकि वो मिलेट्स या फिर दूसरी जो खेती करनी है ना, जो सरकार चाहती है कि ये फसल किसान उगाएं, तो वो फसल उगाएं। मतलब सरकार को ना एक पुश करना होगा फार्मर्स को। ड्रिप इरिगेशन है, जैसे पानी अगर ज़्यादा यूज़ होता है तो ड्रिप इरिगेशन को सरकार जोर शोर से प्रमोट करे। अर्बन ग्रीड की हमने बात की कि अर्बन एरियाज़ में पेड़ होने चाहिए। वर्कर्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वर्कर्स को पहले से बताया जा सके कि आज घर में बाहर मत निकलिएगा, घर से बाहर आज काम मत कीजिएगा, इस आवर्स के बीच टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बाहर काम करने वाले वर्कर्स की हेल्थ को सुनिश्चित करेंगी। वर्कर्स के इंश्योरेंस पर सरकार को ध्यान देना होगा कि अगर ये एक्सट्रीम इवेंट्स आती भी हैं तो वर्कर्स बीमार हो जाते हैं तो उनका बाकायदा इंश्योरेंस हो। और सब्सिडीज़ देखो सरकार काफ़ी देती है गरीब लोगों को, लेकिन सब्सिडीज़ जो है ना बहुत सारी पुअरली टारगेटेड है। जैसे कैरोसिन देती हैं सरकार, कैरोसिन का उतना फ़ायदा नहीं हो पाता। सिर्फ जितनी सब्सिडी सरकार देती है ना, उसका 26% डायरेक्टली गरीब लोगों तक पहुंच पाता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हीट वेव्स और इसके बाहर जो मजदूर काम करते हैं ना, वर्कर्स काम करते हैं, उन पर कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उनके लिए सरकार क्या अलग से कर सकती हैं।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 2 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।